नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे अकाडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात किया जाएगा संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। लेकिन उसके पहले जहां भी होंगे आप कुशल मंगल हों, से रहें, स्वस्थ रहें। कोविड को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जहां स्वास्थ्य है, जहां जान है, वहीं जहान है, वहीं सब कुछ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्यों को भी साधने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन तभी तक संभव है जब तक हम कुछ अपने उद्देश्य में लगे रहें। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पे बात होगी, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट्स प्राप्त होती रहें और कुछ महत्वपूर्ण जो है आपकी अध्ययन सामग्री भी मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिटेल जो है। जी हाँ, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी की झलक है, उसी से हमारे संविधान का एक ये माना जाता है कि हमारा संविधान इसी प्रकार का होगा। तो ये प्रस्तावना की अगर बात जहाँ शुरुआत की जाती है, वहाँ सबसे पहले देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में ही इसको सम्मिलित किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है विभिन्न देशों की जो अच्छाइयाँ हैं उसको चुन करके बनाया हुआ एक ऐसा संविधान है कि जो है एक सुंदर रूप उसको दिया गया है, जो विभिन्न देशों से जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करके एक सार बनाया गया, और जो ज़रूरी चीज़ें थी उसको सम्मिलित भी किया गया। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में जो है प्रस्तावना सर्वप्रथम जो है लिया गया था। रही बात दूसरी चीज़ है, तथ्य है इसमें, तो संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना, इसको संविधान का सार कहा जाता है। अभी हमने कहा कि पूरा झलक जो है संविधान की प्रस्तावना में एक तरीके से देखने को मिलता है कि संविधान के अंदर क्या काम हुआ होगा, किसके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो उसका एक तरीके से सार है ये। तो संविधान का सार है हमारा जो है प्रस्तावना। और इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ जो है संवैधानिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने इसके बारे में कहा। कोटेशन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको हमने आपके लिए जो है इकट्ठा किया है। जैसे यानी पालिकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। दूसरा है सर अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जी हाँ, अय्यर साहब ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। केएम मुंशी ने क्या कहा? केएम मुंशी ने बताया कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। जी हाँ, फ्यूचर है ये। सही कहा उन्होंने, जो भी कहा बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं। और अगला जो है हमारा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। बिल्कुल। तो ये रही बात जो है महत्वपूर्ण, जो है लोगों के द्वारा कही गई संविधान के बारे में बातें। प्रस्तावना है क्या, इसको भी सबको याद होना चाहिए। प्रस्तावना जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक प्रतियोगी को याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हूबहू प्रस्तावना के कुछ शब्दों को उसके आगे पीछे के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए। अब ज़रूरत यह है कि प्रस्तावना
कि जो कुछ शब्दावलियाँ हैं उसके क्या मायने हैं, क्या परिभाषाएं हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, उससे भी प्रश्न आता है। लेकिन पहले हम जो आपके लिए नोट डाउन किए हैं महत्वपूर्ण चीज़ें उसको बता दें, उसके बाद विस्तृत चर्चा करते हैं। अगला है हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना बनाई गई, इसकी शुरुआत किसने किया, कहीं ना कहीं इसका इतिहास तो जुड़ा ही है। तो इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव बनाया था। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव लाया और ये जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। तो इसको स्वीकार करने के बाद 1976 में इस पर विवाद हुआ, इसमें कुछ शब्द और जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन जिसको कहा जाता है 1976 में, इसमें उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, समाजवादी शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द। तो ये सब जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन एक बहुत ही विस्तृत संविधान संशोधन हुआ था। अब इसमें जो है बात हो रही है न्याय की। न्याय में 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जो रूस की क्रांति से प्रेरित वहाँ से लिया गया है। इसी तरह स्वतंत्रता की बात है तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। समता में देखा जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 के तहत लिया गया है, अर्थात फ्रांस से लिया गया। तो ये रही बात दोस्तों जो है इसमें। लेकिन इसमें कुछ और बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो शब्द आए हैं उस शब्दावलियों पर विशेष जानना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। आप भी जानते हैं लेकिन एक बार चर्चा हो जाएगी तो आपको भी और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक शब्द आया संप्रभुता, तो संप्रभु का अर्थ यह है कि हम स्वतंत्र हैं अपने आंतरिक मामलों में। आंतरिक मामलों का मतलब हमें किसी देश के ऊपर हम निर्भर नहीं, हम अपने आंतरिक मामले हो या कोई भी मामला हो उस पर निर्णय लेने के लिए हम सक्षम हैं, हमें किसी से आश्रित होने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह समाजवादी आया है शब्द, समाजवादी 1976 में जोड़ा गया। तो समाजवादी जो शब्द है इसका भी बहुत विस्तृत मायना है, इसका जो है इसका अर्थ है ये भी जो है 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो समाजवादी का अर्थ ये है कि भारतीय समाजवाद हमारा जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है। समाजवाद कई तरीके से साम्यवादी समाजवाद है, लेकिन हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की बात की गई है, चाहे वो गरीबी की बात हो, चाहे उपेक्षा या बीमारी या अवसर, सब में जो असमानता है उसको समानता की तरफ लाने की बात की गई, सबके कल्याण की बात की गई। शोषित, वंचित या पिछड़ा जो भी व्यक्ति है सबको समाज के विकास की मुख्य धारा में लाने की बात इसमें की गई, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष शब्द आता है, बहुत ही इस पर चर्चा, परिचर्चा, डिबेट होता रहता है। तो धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करें तो ये भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख कहीं नहीं किया गया था, इसको उल्लेख नहीं किया गया तभी जोड़ा गया, ये भी सही है। और धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हमारे देश में ये इस तरह है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है
कि किसी विशेष धर्म का विशेष रूप से यहाँ कोई सहयोग या कोई उनको विशेष लाभ देने की ज़रूरत संविधान में कहीं नहीं की गई है। सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान किया गया है और सबको समान सम्मान प्रदान करने की बात की गई। तो ये रही बात दोस्तों धर्मनिरपेक्ष की, समाजवाद की, संप्रभुता की। इसी तरह लोकतांत्रिक शब्द आया है, तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना हमारे संविधान में की गई है। संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है ये। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में इसमें है, कहने का तात्पर्य। लोकतंत्र का शब्द से ही अभिप्राय है कि सबका तंत्र, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसमें अवसर दिया गया है और सबको जो है इसमें। लेकिन लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, अर्थात जैसे स्विट्जरलैंड में। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से वो जो है वो शासन करते हैं, सरकार चलाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। तो ये रही बात दोस्तों लोकतंत्र की। अब लोकतंत्र में जो है ये दो प्रकार का उसमें भी होता है, कहने का मतलब संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो संसदीय लोकतंत्र हमारे यहाँ है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों कार्यों की विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार की बात की गई है इसमें। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है। इसमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं की गई, इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की भी बात की गई। अब गणतंत्र की बात अगर हम करें तो गणतंत्र में राजशाही और गणतंत्र लोकतांत्रिक जो राज व्यवस्था है ये दो प्रकार का है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में क्या होता है, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, राजशाही में राजा या रानी का शासन हो, उन्हीं को जनता अपना सब कुछ मानती है, उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जाता है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है, गणतंत्र में राज्य प्रमुख जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है और वो जो है अपना शासन चलाता है। अब न्याय की बात अभी हमने किया ही था। तो न्याय में जो है प्रस्तावना में न्याय तीन प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय का अर्थात हर व्यक्ति जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार के साथ किया जाए। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार ना मिले और सभी के जो है स्थिति में सुधार हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। आर्थिक न्याय की जहाँ तक बात की गई है तो इसमें क्या है, आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि आर्थिक कारणों के लिए सभी को समान न्याय प्राप्त हो, अर्थात किसी को विशेष रूप से अर्थ या धनार्जन करने का अवसर प्राप्त न किया जाए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक समान अधिकार प्राप्त हो और वो राजनीतिक जितने ऑफिस हों या अपनी बात पहुंचाने में सबको समान अवसर दिया जाए। तो ये रही बात दोस्तों प्रस्तावना में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में विस्तृत बातें, और हमारा प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना का इतिहास क्या है, कैसे है, कुछ इस पर विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, फिर आपसे बात होगी किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।